India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली में छात्रों के जान से खिलवाड़ कर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये घटना आंखें खोलने वाली है। सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करने की सूरत में किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। कोर्ट ने कहा कि कोचिंग संस्थान का तब तक ऑनलाइन संचालन किया जा सकता है जब तक वे सुरक्षा मानदंड और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियाद मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित न करें। कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग में जून 2023 में आग लग गई थी और इससे बचने की कोशिश में कई छात्र घायल हो गए थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फायर सेफ्टी रूल्स के पालन का आदेश दिया था। इस साल मई में आए इस आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि जो कोचिंग संस्थान अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन इमारतों में कोचिंग चल रहे हैं उन्हें एजुकेशनल बिल्डिंग बनाकर उसी के मुताबिक अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करवाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भैया की बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बजाय संगठन यहां आ गया और ऐसे में याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जजों ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। जजों ने हाल ही में हुए राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे का उल्लेख किया। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 से 12 के दौरान 77 जातियों को ओबीसी श्रेणी में रखे जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता के 22 मई के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए 1 सप्ताह के भीतर 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए किए गए सर्वेक्षण का विवरण और राज्य सरकार की सेवाओं में उनके कथित कम प्रतिनिधित्व वाले के बारे में डेटा देने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने 77 जातियों को ओबीसी में शामिल करने के पहले पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग के साथ किए गए परामर्श का भी विवरण देने को कहा है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को मामले पर सुनवाई करेगा और कलकत्ता हाई कोर्ट में राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने बीते दिन आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने दावा किया कि 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में ओबीसी के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने का अनुमान है। मई 2011 तक पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा सत्ता में था और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। अब अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण कानून 2012 के तहत ओबीसी के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले 37 वर्गों को संबंधित सूची से हटा दिया है। अदालत ने इस तरह की वर्गीकरण की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट की अवैधता के चलते 77 वर्गों को ओबीसी की सूची से हटाया है। अन्य 37 वर्गों को पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग
आयोग का परामर्श न लेने के कारण हटाया गया है। पीठ ने 11 मई 2012 के एक कार्यकारी आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें कई उपवर्ग बनाए गए थे। वहीं जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट निखिल गोयल को एमिकस क्यूरी किया है। बता दें आपको कि जिससे वे इस बात पर विचार कर सके कि राज्य एनडीपीएस एक्ट के तहत निर्धारित समय के भीतर कथित बरामदगी के लिए चालान के साथ ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट क्यों जमा नहीं कर पा रहे हैं। ये मामला उस मामले के तहत आया है जिसमें आरोपी को 11 सितंबर 2020 को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आरोपी के वकील ने इस आधार पर जमानत मांगी कि आरोप पत्र के साथ एफएसएल रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 7 मार्च 2021 को चालान दाखिल किया और 16 अक्टूबर 2021 को आरोप तय कर दिए। बता दें कि चूंकि एफएसएल रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, इसलिए आरोपी को 16 फरवरी 2024 को अंतरिम जमानत दे दी गई। अदालत ने मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स विंग को हलफनामा दाखिल करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि कितने मामलों में चालान के साथ ही एफएसएल रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। कोर्ट ने पाया कि जिन मामलों में एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिली थी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कोर्ट को बताया कि एफएसएल रिपोर्ट मिलने में देरी हुई क्योंकि राज्य में एफएसएल इकाई में मैन पावर की कमी है। बताया भी गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस के अधीन एफएसएल इकाई 46 लैब टेक्नीशियंस और लैब असिस्टेंट की भर्ती की प्रक्रिया में है। इसके अलावा अदालत को बताया गया कि बताया गया है कि विभाग राज्य में फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल का अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। न्यायालय ने कहा है कि उपलब्ध जनशक्ति की स्थिति को देखते हुए कोई भी व्यक्ति समय पर एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद नहीं कर सकता है। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि कई राज्यों में एफएसएल लैब की स्थिति ऐसी ही है। इस संबंध में इसने कहा कि इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर विचार करने के लिए, क्योंकि ये कठिनाई पूरे देश में हो रही है, हम मिस्टर निखिल गोयल सीनियर एडवोकेट को न्यायालय की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करना उचित समझते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। बता दें आपको कि याचिका में उन्होंने शराब नीति मामले में संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए राहत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी। अदालत ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई या अवैध है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए और सीबीआई के एसपीपी डीपी सिंह ने जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया। सिंघवी ने तर्क दिया कि सीबीआई मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी बीमा गिरफ्तारी है, जो ईडी मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दायर की गई अंतरिम जमानत की बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि नीति पर न केवल केजरीवाल ने बल्कि तत्कालीन एलजी अनिल बैजल ने भी हस्ताक्षर किया और इस तर्क से पूर्व एलजी की और प्रक्रिया में शामिल नौकरशाहों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। सिंघवी ने जोर देकर कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत के बावजूद गिरफ्तारी यानी कि केजरीवाल बीमा गिरफ्तारी के कारण फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच गए हैं। सीबीआई के एसपीपी ने कहा है कि केजरीवाल पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं और उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रत्यक्ष सबूत हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही ये निष्कर्ष दे दिया कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। इस प्रकार जांच एजेंसी ने निचली अदालत में गिरफ्तारी की वैधता के चरण को पार कर लिया है। सिंह ने आगे कहा कि सीबीआई द्वारा आज केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने मात्र से ही मुख्यमंत्री को जमानत पर रिहा होने का अधिकार नहीं मिल जाता है। उन्होंने कहा कि इसे आरोपी मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया है और जबकि उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि बीमा गिरफ्तारी शब्द का प्रयोग उचित नहीं था। केजरीवाल को नोटिस न दिए जाने के मुद्दे पर सिंह ने तर्क दिया है कि दिल्ली जेल
नियम के अनुसार हिरासत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को आशा किरण आश्रय गृह का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का निर्देश दिया है, जहां पर पिछले महीने एक बच्चे सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा है कि आश्रय गृह में एक महीने में 14 मौतें महज संयोग नहीं हो सकती है। ये देखते हुए कि मृतक टीबी से पीड़ित थे, न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को आश्रय गृह में पानी की गुणवत्ता और स्थिति की तुरंत जांच करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड और सचिव से दौरे के बारे में रिपोर्ट मांगी है और मामले की सुनवाई 7 अगस्त को तय की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि आश्रय गृह में बहुत अधिक लोग रहते हैं तो कुछ लोगों को उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मौतों की न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। समाधान अभियान द्वारा दायर याचिका में वैकल्पिक रूप से मामले की सीबीआई जांच के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी के सभी आश्रय गृहों का सामाजिक ऑडिट कराने की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां की सही तस्वीर और रहने की स्थिति सामने आए। याचिकाकर्ता ने वकील से कहा कि आश्रय गृह में कामकाज में गंभीर खामियां हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाले निकाय भी शामिल है। दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि मरने वाले 14 लोगों में से केवल एक बच्चा था और अन्य वयस्क थे। उन्होंने अदालत को बताया कि सभी मृतक गंभीर श्रेणी की बौद्धिक अक्षमताओं और अन्य सहवर्ती बीमारियों से पीड़ित थे। अदालत को ये भी बताया गया कि अधिकांश मौतें अस्पताल में हुई और मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया और रिपोर्ट का इंतजार है। इसने आगे कहा कि अगर आश्रय गृह में पीने के पानी की कमी है तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। अदालत ने कहा कि अगर स्वच्छता की समस्या है तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एल्डरमैन की नियुक्ति को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है और यह अधिकार कार्यकारी अधिकार नहीं कि सलाह लेने की जरूरत पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार से सलाह लिए बिना नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आप सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए बीते वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने माना कि नगर निगम अधिनियम के तहत उपराज्यपाल को वैधानिक शक्ति दी गई है, जबकि सरकार कार्यकारी शक्ति पर काम करती है। इसलिए उपराज्यपाल को वैधानिक शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम अधिनियम में प्रावधान है कि उपराज्यपाल नगर निगम प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले 10 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा कि धारा 3 उपधारा 3(b)(i) के तहत विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को नामित करने की वैधानिक शक्ति पहली बार डीएमसी अधिनियम 1957 के 1993 के संशोधन द्वारा उपराज्यपाल को दी गई थी। एलजी का उद्देश्य कानून के जनादेश के अनुसार कार्य करना है और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से निर्देशित नहीं होना है। प्रयोग की जाने वाली शक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है, न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति। दिल्ली नगर निगम में 250 निर्वाचित और 10 नामांकित सदस्य हैं। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल ने उसकी सहायता और सलाह के बिना 10 सदस्यों को नामित किया था। शीर्ष अदालत में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एमसीडी की महापौर शैली ओबेरॉय की एक याचिका पर सुनवाई की थी।
शैली ओबरॉय ने अपनी याचिका में मांग की है कि नगर निगम को अपनी स्थायी समिति के कार्यों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमसीडी के एल्डरमैन को नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह बात कही थी। पिछले मेयर के चुनाव के समय ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी थी। बीजेपी उन्हें मतदान का अधिकार भी दिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आप एल्डरमैन को पिछली परंपरा के अनुसार वोट डालने का अधिकार देने को तैयार नहीं थी। अंततः यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर पहुंच गया था, जिसमें अदालत ने एल्डरमैन को नगर निगम के सदन में वोटिंग का अधिकार देने से मना कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पिता को अपने बच्चों का भरण पोषण करना जरूरी है, भले ही मां नौकरी पेशा हो। इस बात की पुष्टि करते हुए कि मां नौकरी की स्थिति चाहे जो भी हो, पिता की अपने बच्चों के प्रति वित्तीय जिम्मेदारी बनी रहती है। निर्णय में कहा गया कि सिर्फ इस तथ्य से कि प्रतिवादियों की मां कामकाजी महिला है और उसकी अपनी आय है, याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों का पिता होने के नाते अपने बच्चों का भरण पोषण करने की अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजय धर ने एक प्रिंसिपल सेशन जज द्वारा पारित भरण पोषण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में ये टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 125 के तहत जारी भरण पोषण के आदेश को चुनौती दी। ये मामला प्रतिवादी के नाबालिग बच्चों द्वारा दायर किया गया, जिनका प्रतिनिधित्व उनकी मां ने किया है। बच्चों ने अपने पिता से भरण पोषण की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने माता पिता की जिम्मेदारियों की उपेक्षा की है, वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रहे, पिता के उनके खर्चों में योगदान देने और बेरोजगार होने के बावजूद उन दावों के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने पाया कि उन्होंने पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की और यानी कि प्रति बच्चे 4,500 रुपए का मासिक भरण पोषण देने का आदेश दिया, जिसे बड़गाम के प्रिंसिपल सेशन जज ने बरकरार रखा है। अदालत ने याचिकाकर्ता के वित्तीय दावों का समर्थन करने के लिए सबूत की कमी पर ध्यान दिया और पाया कि सऊदी अरब में तकनीकी इंजीनियर के रूप में उनके पिछले रोजगार से उनकी कमाने की क्षमता का संकेत मिलता है। जस्टिस धर ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका में कोई दम नहीं है। इसे खारिज करते हुए एक पिता के अपने बच्चों का आर्थिक रूप से समर्थन करने के मौलिक कर्तव्य को दोहराया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ट्रांस महिला को राहत प्रदान किया है और ऐसे में जिससे न्यायालय में यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि सहारनपुर शहर में अन्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य उसे परेशान कर रहे हैं। उसकी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का सम्मानपूर्वक आनंद लेने से अवैध रूप से रोका न जाए। याचिकाकर्ता जो मूल रूप से एक ट्रांस महिला है, उन्होंने न्यायालय में ये आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ अन्य सदस्यों ने सहारनपुर के एक विशिष्ट क्षेत्र को अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिससे कि उसे बच्चे के जन्म या विवाह जैसे अवसरों पर किसी भी घर में जाने से रोका जा रहा है। उसकी शिकायत थी कि प्रतिवादी 5 से 10 उसे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने अतीत में उनके साथ मारपीट की और नियमित रूप से उसे धमकियां देते हैं। नतीजतन उसने बताया कि उसे जीविका के लिए जिस भीख पर निर्भर रहना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद अधिनियम संख्या के तहत मौजूद है और राष्ट्रीय याचिकाकर्ता निर्दिष्ट मामलों के संबंध में इस निकाय के समक्ष अपनी शिकायत व्यक्त कर सकता है। साथ ही एक नागरिक के रूप में याचिकाकर्ता किसी भी अन्य नागरिक की तरह सम्मान के साथ जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा का हकदार है। न्यायालय ने डीएम सहारनपुर को याचिकाकर्ता के आवेदन पर उसके गुण और दोष के आधार पर विचार करने और अगर आवश्यक हो तो एक अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.